हेलो दोस्तों, ये है इंटरेस्टिंग क्लासेस और मैं सी अमित शर्मा। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन, जैसे कि किसी को आपने माल बेचा, आपने किसी से माल खरीदा, किसी को आपने कोई पैसा उधार दिया या आपने किसी से उधार लिया, आप किसी को क्या नाम है कोई एसेट खरीद रहे हो, आप कोई संपत्ति खरीद रहे हो आप अपने बिजनेस के लिए, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, आप किसी को क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे कर रहे हो, टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और अल्टीमेटली इसमें हो क्या रहा है? अब मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए इसमें हो क्या रहा है? इसमें आपका मनी से रिलेटेड बात हो रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आप कोई एसेट खरीद रहे हो, कोई एसेट बेच रहे हो, तो इन सबसे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? पैसे का लेन देन हो रहा है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन है? बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पैसे से रिलेटेड है सारी ट्रांजेक्शन। और इसमें हमेशा दो बंदे, एक पैसा दे रहा है दूसरा पैसा ले रहा है, या एक बंदा कुछ पैसे दे रहा है, दूसरा बंदा कुछ सामान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें, या तो एक बंदा पैसा दे रहा है, दूसरा बंदा सर्विस दे रहा है उसके बदले। तो अल्टीमेटली इसमें फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो हम इसकी जब मीनिंग पढ़ते हैं तो मीनिंग में क्या निकल के आ रहा है? बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट है जो कि इंटर इनटू बाय टू पार्टीज है, और ये मेरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। कौन सा प्रोसेस है हमारा अकाउंटिंग का? रिकॉर्डिंग का। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद हो, उसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को और फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की जब मुझे मीनिंग पता लग गई कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, तो मैंने ये ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली। अब मैं करूँगा रिकॉर्ड इनको। तो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करती है? मेरे रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। और इसमें अल्टीमेटली हो क्या रहा है? दो बंदे, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और वो क्या कर रही हैं? ट्रांसफर कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं। किस चीज़ का? गुड्स और सर्विस का। किसके बदले? पैसे के बदले में। और अल्टीमेटली इससे मेरा होगा क्या? इससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। कैसे? जैसे कि सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैंने किसी को उधार माल बेचा, तो मुझे पैसा आएगा, तो मेरे एसेट बढ़ गए। भाई मुझे किसी से पैसा लेना है, मेरे पास एक अधिकार आ गया कि मुझे किसी से पैसा लेना है। और दूसरा, मेरा माल बेचा है तो मुझे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो मेरी ट्रांजेक्शन से, बिजनेस ट्रांजेक्शन से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो चेंज है। एक तरफ मुझे प्रॉफिट आया, एक तरफ मुझे किसी से पैसा लेना भी है, तो मुझे पैसा लेने वाली चीज़ भी मेरी इंक्रीज हो गई और इधर मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजेक्शन के मतलब की, अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजेक्शन के मतलब की, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट है जिसमें दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं। ये मेरे अकाउंटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करती है। कौन से वाला? रिकॉर्डिंग प्रोसेस को इनिशिएट करती है। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, और ये एक्सप्रेस होती है मनी में। और अल्टीमेटली ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला है इसमें करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। कैसे? अभी हमने बताया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा। बिजनेस ट्रांजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। तो ये किससे कंसर्न होते हैं? पैसे से कंसर्न होते हैं, मनी से रिलेटेड होती है। और जो भी लेन देन हो रहा है, गुड्स भी हो रहा है, वो भी किससे हो रहा है? पैसे से रिलेटेड ही हो रहा है। मतलब कुछ आप खरीद रहे हो तो वो भी तो पैसे में कन्वर्ट हो रहा है। हम उसकी पैसे की चीज़ देख रहे हैं, मतलब उसका ये नहीं देख रहे हो कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लूँ कि मैंने आपसे 50 टीवी खरीदे, तो मैं 50 टीवी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं 50 टीवी कितने का खरीदे वो रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैंने क्या करा? मैंने टीवी को भी कन्वर्ट करा किस में? मनी में। मैं रिकॉर्डिंग करते समय ये लिखूंगा 50 टीवी आपसे आए, नहीं, मैं ये रिकॉर्ड करूँगा 50 टीवी मैंने खरीदे इतने रुपए के, तो मैं रुपए लिखूंगा वहाँ पे, ना कि टीवी कितने आए ये लिखूंगा। क्लियर है? और जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली कुछ एक्सचेंज और ट्रांसफर होता है। वो एक्सचेंज और ट्रांसफर किसका होता है? गुड्स और सर्विस का। और ये हमारी
फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करती है, चेंज करती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, या तो हमें लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, ये मेरा एसेट बिक जाएगा या मेरे पास नया एसेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ता है। और इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बिजनेस फर्म, तो हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट, और अल्टीमेटली देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन है हमारी, तो कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा ही, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, तो दोनों ही साइड मेरी हिलेंगी, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेबिट डेबिट हिलेगा, क्रेडिट कुछ नहीं होगा, तो दोनों साइड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों साइड हिलेंगी, ठीक है, और दोनों का टोटल बराबर आएगा। क्लियर है, दोनों साइड्स का, ये एक अकाउंटिंग का ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं, आपकी दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के मोड और रिलेशन की। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरीके से हो सकती है, या तो आप कैश में कुछ खरीदा बेची करोगे, ये कैश लेना देना होगा, और दूसरा क्या है, कैश मतलब जब बैंकिंग मोड से भी हो सकता है। कैश का मतलब यानी सिर्फ कैश, हार्ड कैश की बात नहीं कर रहे, आप चेक के थ्रू भी वो इसी में फॉल करेगा। दूसरा है क्रेडिट, आप उधार किसी मतलब किसी से आप उधार लेकर आओगे या किसी को माल उधार बेचोगे, ठीक है, तो क्रेडिट भी हो सकता है। और रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट मतलब अकाउंटिंग यूनिट जो मैं जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे क्या इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब जैसे कि जो आपके एसेट्स हैं उन पे जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो आपका इंटरनल के अंदर फॉल करता है। एक्सटर्नल मतलब जिनसे आप माल परचेज सेल कर रहे हो, वो आपके अपने बंदे तो है नहीं ना, वो आपसे रिलेटेड है, बट आप उनसे माल परचेज सेल कर रहे हो, जैसे किसी से आपने लोन लिया है, तो वो क्या है, वो आपका एक्सटर्नल बंदा है, तो वो आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। क्लियर है। तो मैं अगर इसको समराइज़ करूँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, अगर मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को समराइज़ करूँ तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस में होने वाली वो ट्रांजेक्शन है जिसमें जो कि मनी रिलेटेड है, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करती है, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज एग्रीमेंट करती हैं और आपस में कुछ एक्सचेंज और ट्रांसफ़र करती हैं, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मनी में, और इसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक्स मनी रिलेटेड होती है, इसमें हमारा क्या नाम है, एक्सचेंज होता है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, इफेक्ट होता है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे, दोनों साइड हिलती हैं। कौन सी दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट, और सबसे बड़ी बात दोनों का टोटल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करा है मोड की, तो मोड दो तरीके के होते हैं, कैश और क्रेडिट। क्लियर है। और रिलेशन, अगर मैं जो बिजनेस यूनिट है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारा अगला जो हमारा टर्म है वो है अकाउंट का। अगला टर्म किसका है हमारा, अकाउंट का। अकाउंट का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड से बोलूँ तो अकाउंट का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन होती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करो, सिस्टमैटिक प्रोसेस, आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री पास करके, फिर उसको क्लासीफाई करो कहाँ, लेजर में। तो जो लेजर्स हैं वो क्या हैं, वही तो अकाउंट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती है ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। हर एक चीज़ का, हर एक ट्रांजेक्शन का अपना अपना एक, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का अपना अपना एक हेड होता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई आपने किसी को पैसा दिया, तो जिस बंदे को पैसा दिया उसका एक अपना अकाउंट होगा, आप उसके अकाउंट में किसी और पर्सन का नाम के अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में आप किसी और पर्सन के ट्रांजेक्शन नहीं डाल सकते। और जैसे सपोज आपने किसी को सैलरी दी, तो उस बंदे को सैलरी दी, उसका अकाउंट अलग बनेगा और सैलरी का अकाउंट अलग बनेगा, टेलीफोन खर्चे का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट अलग बनेगा, आपने राम को सैलरी, मतलब राम को आपने लोन दिया उसका अकाउंट अलग बनेगा, रमेश से आपने लोन लिया उसका अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है अपने पर्टिकुलर हेड में जिसको हम बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। पहली जो रिकॉर्डिंग है वो होती है हमारी जर्नल एंट्री पास करके, फिर जर्नल एंट्री से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती हैं, उनको उनके रिस्पेक्टिव हेड में भेजा जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और वो जहाँ भेजा जाता है वो होते हैं उनके अकाउंट, मतलब उनके घर मान लो, उनके घरों में उनको चेप दिया जाता है। क्लियर है। इस
ये दिखता कैसा है, बेसिकली इसके 8 कॉलम्स होते हैं हमारे, उनमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट करके ऐसे बनना होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बेस सिंपल सी बात है। अगला जो हमारा जो है जो टर्म वो है कैपिटल। अगली जो टर्म है हमारी वो है कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या है, मैंने इसके बगल में भी लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, ऑनर्स इक्विटी, मतलब मालिक का पैसा, और नेट वर्थ। तो इसको समझते थोड़ा सा। तो कैपिटल को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग में, उसको समझ लो थोड़ा सा कि वो क्या कहता है। उस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो मालिक है और जो उसका बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं, वो एक ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब बिजनेस अलग एक इंसान माना जाएगा अकाउंट्स में, और मालिक एक अलग इंसान माना जाएगा, दोनों एक ही नहीं है। इंसान सोचते हैं कि ये मेरा ही तो बिजनेस है, मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं, अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई बिजनेस एक अलग पर्सन है और मालिक एक अलग पर्सन है। तो इसी कॉन्सेप्ट ने जन्म दिया कैपिटल को। तो कहने का मतलब क्या है, जो बिजनेस में मालिक ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, मालिक ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। तो क्या वो सिर्फ पैसा ही लगा सकता है अपने बिजनेस में, उसके अलावा कुछ नहीं लगा सकता? लगा सकता है भाई, सब कुछ लगा सकता है। मान लो उसकी अपनी बिल्डिंग थी, उसने कहा जी मैं इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या वो बिजनेस में जो उसने बिल्डिंग लगाई, क्या उसको भी हम कैपिटल बोलेंगे? हाँ जी बोलेंगे। अब उसकी वैल्यू को, जो वैल्यू है उसकी, मेरी जैसे सपोज मेरी बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, तो 1 करोड़ रुपए मेरा कैपिटल मानने आ जाएगा। क्लियर है? तो कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्ट बाय प्रोपराइटर और बाय पार्टनर इन बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। प्रोपराइटर कौन होता है? जब आप अकेले ही एक कंपनी के मालिक होते हो, मतलब एक बिजनेस के मालिक होते हो, तो आप कहलाते हो प्रोपराइटर, और आप उसको रजिस्टर नहीं कराते कहीं कंपनी एक्ट में। और जब आप पार्टनरशिप बना के कोई काम कर रहे होते हो तो आप कहलाते हो पार्टनर। ठीक है। कैपिटल 2 तरीके से हो सकती है, एक मनी से रिलेटेड में आप पैसा डाल सकते हो बिजनेस में, और दूसरा एसेट, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया बिल्डिंग का। और ये कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि देखो, जब बिजनेस अलग पर्सन है और मालिक अलग पर्सन है तो होगा क्या, मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ। तुमने अपने दोस्त को पैसे दिए, तुमने क्या करा, अपने दोस्त को पैसे दिए, तो जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम उसे लोगे, तो तुम्हारे दोस्त के लिए वो पैसा क्या है, एक देनदारी होगी। तो कल को जब तुम उससे पैसा मांगोगे, तुम्हारे पास अधिकार आएगा कि तुम उससे पैसा मांग सकते हो, और वो देनदार हो गया आपका, वो कल आपको पैसा देगा वापस। तो सेम बिजनेस में होता है, आप दोनों दोस्त हो, आपने अपने बिजनेस में पैसा डाला, तो बिजनेस देनदार हो गया आपके उस पैसे का। क्लियर है? और कैपिटल इंक्रीज कब होती है, आपकी कैपिटल कब कब इंक्रीज होगी? 2 कारणों, 2 वजह से इंक्रीज होती है। या तो आप और पैसा डाल दो अपने बिजनेस में, तो भाई उसकी देनदारी बढ़ जाएगी। और दूसरा कब बढ़ेगी उसकी देनदारी, जब वो प्रॉफिट कमाने लगेगा, मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाने लगा, तो उस प्रॉफिट की भी देनदारी आपके प्रति उसके हो जाएगी। तो आपकी कैपिटल में 2 चीज़ ऐड होती हैं, एक तो जो आपने पैसा लगाया है वो ऐड हो जाएगा, और प्लस में जो आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया वो भी आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। और ये कैपिटल क्या है, आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाती है। ठीक है। और डिक्रीज कब होगी, जब आप अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करोगे और आपके बिजनेस को होगा लॉस। क्लियर है? तो जब मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक अमाउंट है जो प्रोपराइटर, मतलब मालिक, अपनी बिजनेस में लगाता है। ये मनी फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट फॉर्म में भी हो सकता है। और ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, किसके प्रति?
अपने मालिक के प्रति, उसके मालिक के प्रति उसकी लाइबिलिटी है, मतलब कल को मालिक पैसा मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंक्रीज कब होती है, जब मेरा पैसा और मेरे बिजनेस में जा रहा है या मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। डिक्रीज कब होगी, जब मैं अपने बिजनेस में पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको भी हमने नाम दिया स्पेसिफिक, उसको क्या नाम दिया हमने, ड्रॉइंग। क्या नाम दिया, ड्रॉइंग। और या तो मेरा लॉस हो रहा हो मेरे बिजनेस में तो मेरी कैपिटल कम होगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इसको मैं बाद में समझाऊंगा बहुत डिटेल में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल नाम नहीं देते, नाम देते हैं शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे कंपनी इशू करती है अपने, जो उनके कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको देती है शेयर। कंपनी क्या करती है, अपने मालिकों को देती है शेयर, और वो शेयर लेके उसके बदले देते हैं पैसे। तो शेयर जो मालिक क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर। ऑनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं कहलाते, वो वहाँ पे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर। और इसीलिए उनका पैसा कहलाता है शेयर कैपिटल, ना कि कैपिटल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को कि कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस में उसके मालिक ने लगाया हुआ है। ये दो फॉर्म में हो सकता है, मनी या एसेट फॉर्म में हो सकता है। ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और ये इंक्रीज कब होती है, जब जब आप पैसा और लगाते हो या आप प्रॉफिट कमाने लग जाते हो। डिक्रीज कब होती है, जब आप उसमें से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ कर लेते हो या आपको हो रहा हो लॉस, ठीक है। कंपनी के केस में, कंपनी के केस में कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल, क्योंकि वहां होते हैं शेयर्स और आप कहलाते हो शेयर होल्डर। क्लियर है। अब इसमें एक चीज जो फॉर्मूला है मेरा, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको, आपने तो वैसे बैलेंस शीट देखी नहीं होगी, पर लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैलेंस शीट दिखती कैसी है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट साइड होता है, लायबिलिटी साइड होता है। एसेट साइड में आपके सारे एसेट्स आ रहे होते हैं, आपके प्रॉपर्टीज, आपको किससे पैसा लेना है, किस किस पे आपने एडवांस दे रखा है, कितनी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आ रही होती है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड आ रहा होता है आपके किस किस को पैसा देना है, कहाँ कहाँ आपकी लायबिलिटी है, लोन कौन सा है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटी साइड आ रही होती है। अब बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है दो प्रकार की, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल वाला फंडा, जो हमारा कैपिटल वाली, जो हमारे मालिक का पैसा है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो जो बाहर के लोगों को देनी है। तो टोटल, और दोनों साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा होता है बराबर। तो अगर मैं मेरे टोटल साइड, मतलब मेरा जो एसेट साइड है, एसेट साइड का टोटल कर दूं और लायबिलिटी साइड में से जो मेरा बाहर का पैसा है, जितना भी बाहर का पैसा मुझे देना है वो सारा माइनस कर दूं, तो बैलेंस मेरे पास क्या बचा, तो बैलेंस जो बचा वो मेरा बचा कि ये पैसा मुझे अपने मालिक को देना है। मतलब ये सारा पैसा किसका है, मालिक का। तो जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं तो इसको तुम इस तरीके से समझो कि सपोज करो मेरे पास दो जेबें हैं, एक जेब में मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो मेरे पास है ना, मतलब मेरे जो अपना है वो सारा मेरी एक जेब में पड़ा है, और दूसरी जेब में क्या पड़ा है, जो मुझे किसी को देना है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा अपना कितना पैसा है, तो मैं क्या करूं, दोनों को बाहर निकालूं, जितना पैसा मुझे देना है जिसको, उसको दे दूं। तो बैलेंस जो बच गया वो किसका पैसा है, वो मेरा अपना पैसा है। क्लियर है। तो एसेट तो वो हुआ जो टोटल पैसा मेरे पास है, और लायबिलिटी क्या हुई, जो पैसा मुझे बाहर का देना है। तो उसके बाद माइनस करने के बाद जो बचा मेरे पास वो मेरा अपना पैसा हुआ। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं।
ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग मैंने बताया कि जो मालिक होते हैं बिजनेस के, वो जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं कंपनी से या बिजनेस से, तो वो कहलाती है हमारी ड्राइंग। अगर वो उन्होंने कोई, मान लो सपोज कर मेरे पास एक मेरा मोबाइल शोरूम है और मोबाइल शोरूम में से मैंने 2 मोबाइल निकाले अपने घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में क्या होगा? तो जो परचेज कॉस्ट होगी उसकी, वो मेरी ड्राइंग कहलाएगी। इस जो ड्राइंग है वो मेरी अल्टीमेटली क्या रिड्यूस करती है? कैपिटल को। कैसे रिड्यूस करेगी? जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब मैं अपने जो कैपिटल होगा उसमें से ड्राइंग माइनस करूंगा। सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में लेके नहीं जाऊंगा इसको, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में जब अकाउंट के बारे में बता रहा था मैं आपको, तब मैंने आपको क्लियर कट बोला कि अकाउंटिंग करते समय हर चीज़ का अपना एक अकाउंट होता है, हर चीज़ का अपना एक अकाउंट होता है। मतलब कहने का क्या, अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग जो हमारी ड्राइंग की अकाउंटिंग होगी वो उस ड्राइंग के अकाउंट में जाके होगी, और जो हमारी कैपिटल की अकाउंटिंग होगी वो कैपिटल में जाके होगी। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम टोटल कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट कैपिटल आ जाएगी कि भाई ये हमारी एक्चुअल कैपिटल, ये पैसा मुझे मालिक को देना है। हमारा अगला डेफिनेशन है लायबिलिटी का। लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो बिजनेस को पे करना है, मतलब बिजनेस की देनदारी। सो मीनिंग क्या है? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड या पेबल बाय बिजनेस। नॉर्मली हमारी लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो अपने बंदे हैं, मतलब बिजनेस के अपने बंदे हैं, उनको पैसा देने वाली बात। तो अपने बंदों को जो पैसा देना है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी में आएगा, और जो बाहर के बंदों को पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो अपना बंदा कौन है यहाँ पे? मालिक, मतलब ऑनर। जो ऑनर के प्रति लायबिलिटी है वो है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, और जो अदर देन ओनर वाली है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल है हमारा कैपिटल। अभी हमने पढ़ा था कैपिटल, तो इंटरनल लायबिलिटी का एग्जांपल है कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, जैसे बैंक से हमने जो लोन ले रखा है या हमने किसी से उधार माल खरीद रखा है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जांपल हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी फर्दर 2 भागों में बांटी गई। पहला है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा है हमारा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? नॉन करंट लायबिलिटी आपकी वो लायबिलिटी होती है जिसका पे करने का टाइम आपका 12 महीने से ज़्यादा होता है। मतलब आप उसको 12 महीने के बाद भी पे कर सकते हो। कौन से 12 महीने? मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, समझ लो ध्यान से मेरी बात। जैसे सपोज आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस ईयर में आपको अपनी बुक्स बनानी है, जिस ईयर की आप बुक्स बना रहे हो बेसिकली, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो इस अकाउंटिंग ईयर के एंड कौन सी? 31 मार्च 2020 के से 12 मंथ, तो 31 मार्च 2021 हो गया। 21 के बाद अगर आपको लायबिलिटी पे करने का राइट है, मतलब आपके पास अधिकार है कि आप उसको उसके बाद भी पे कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, तो वो लायबिलिटीज आपकी कहलाएंगी लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह लो उनको, और नॉन करंट लायबिलिटी कह लो। तो बेसिकली अब उसका नाम हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो कहाँ से देखेंगे? आपका जो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है उसके बाद 12 मंथ के एंड से आगे, ठीक है। और उससे पहले वाली जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, अगर आपको उस पीरियड में पे करनी है, वो सारी लायबिलिटी क्या कहलाएंगी? आपकी करंट लायबिलिटी। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड से 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद भी आपको पे करना पड़ रहा है उसको। मतलब अकाउंटिंग ईयर, जिसमें आपका अकाउंटिंग ईयर जो है उससे भी 1 साल आगे जाके आपको लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, तो वो कहलाएगी आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से आपने लोन ले रखा 5 साल का, तो ये क्या, कौन सी लायबिलिटी है? हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स हो गए हमारे, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर सेट आउट हो जाए, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा,
क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी को दो भागों में बांटा गया। जो हमारी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, तो उनको जो भी कंप्लाइंस करने होते हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। मतलब उनको बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, उसका सारा का सारा फॉर्मेट रूल्स रेगुलेशन किसने दे रखे हैं? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज के लिए क्या बताया गया है? कंपनीज के लिए लाइबिलिटी दो भागों में बांटी गई, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के लिए उन्होंने बोला कि आपको कुछ हम क्राइटेरिया दे रहे हैं, अगर आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हो तो आपकी वो लाइबिलिटी बनेगी करंट लाइबिलिटी, और अगर आप उनको फुलफिल नहीं कर पाते तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया क्या है? 4 क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनना। पहला क्राइटेरिया है मेरा, जो पहला है वो है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर वो लाइबिलिटी सेटल्ड हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, लाइबिलिटी का जन्म हो और खत्म हो जाए, दोनों काम ऑपरेटिंग साइकिल में आपके खत्म हो जाए, तो वो बन जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेड पर्पस, आपने उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए रख रखा है। मतलब जैसे आपने क्रेडिटर आपके हैं, क्रेडिटर मतलब आपने कुछ माल खरीदा, अब उसको आगे बेचोगे या खरीद के बना के बेचोगे, तो आपने क्या करा? उधार माल खरीदा किसी से, उधार माल खरीदा, अब उसको माल को बनाओगे और बेचोगे, तो जो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई आपके ऊपर वो सारी ट्रेड पर्पस की वजह से हुई है, ना कि किसी और वजह से। ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जो आपका रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2020 जो वाला जो मैं बताया था एग्जाम्पल में, उसके 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है उसके 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए। क्योंकि वहां पे भी हमने पढ़ा था कि अगर 12 महीने के बाद सेटल होती है तो वो आपकी बन जाती है कौन सी डेट, कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 12 महीने के अंदर सेटल होगी तो बन गई आपकी करंट लाइबिलिटी। कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। मतलब रिपोर्टिंग डेट है आपकी, आपके पास एक राइट है कि कोई नहीं आप 12 महीने नहीं, आप उसके बाद पे कर देना। तो अगर ऐसा राइट है आपके पास कि आप उसको डेफर कर सकते हो, मतलब आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं अभी पे नहीं करा, हमें हमारे पैसे नहीं, हम नहीं पे कर सकते, तो अगर ऐसा राइट है आपके पास तो वो सारी लाइबिलिटी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगी, ना कि करंट लाइबिलिटी में जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूँ कि भाई कौन सी करंट लाइबिलिटी है मेरी, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 4 कंडीशंस है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, वो मेरे ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाए, ट्रेड पर्पस के लिए होनी चाहिए, रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाए, और मेरे पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए, मैं उसको डेफर कर सकूँ आगे। ठीक है? अगर मैं ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता हूँ, इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देता हूँ, मतलब मेरी जो लाइबिलिटी है वो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, तो वो बन जाएगी मेरी करंट लाइबिलिटी। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है एक भी कंडीशन में से, तो वो बन जाएगी मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे एक वर्ड आया, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो टाइम आपने लगाया एक एसेट को खरीदने में, उसके बाद उससे प्रोसेसिंग मतलब गुड्स बनवाने में, और उससे कैश रिसीव करने में। मतलब पहले आपने कुछ खरीदा, उसको बनाया, उससे आप बेचा, बेच के पैसा आया, ये जो पूरा टाइम आपने लिया ये आपका बन गया ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आपके पास ये टाइम अवेलेबल नहीं है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस केस में 12 मंथ आपके ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं। क्लियर है आपको? तो अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं, नॉर्मल सिनेरियोज में लाइबिलिटी 2 प्रकार की होती हैं। मतलब लाइबिलिटी को इनिशियली 2 प्रकार में बांटा गया, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को फर्दर 2 भागों में बांटा गया, नॉन करंट, करंट। करंट वाली कौन सी? जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाती हैं, और नॉन करंट कौन सी? जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के बाद सेटल होती हैं। ठीक है? फिर कंपनीज एक्ट ने भी बताया कि भाई करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके 4 क्राइटेरिया बताए कि अगर 4 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दिया तो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगी।
तो वो 4 क्राइटेरिया क्या थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाए, प्राइमरली हेल्ड फॉर ट्रेड पर्पस होनी चाहिए, ड्यू टू बी सेटल इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, और लास्ट है हमारे पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि हम उसको डेफर कर सकें फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। क्लियर है? अब हमारी बात आती है एसेट्स की, कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स एक तरीके से मैं बात करूं, एक तरीके से मेरी संपत्ति है, मेरा एक अधिकार है जो मेरे को मेरे बिजनेस ने के थ्रू आया है मेरे पास, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में आया हो या कोई राइट, मतलब एक तरीके से मुझे तुमसे पैसे लेने का एक अधिकार है, मैंने तुम्हें माल बेचा और उससे मेरे पास एक राइट आ गया कि मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ, या कोई बेनिफिट मेरे को अराइज हो रहा है, मैंने कोई काम किया जिससे मेरे पास कोई बेनिफिट अराइज हो गया मुझे, तो ये सब क्या है, ये मेरे एसेट्स कहलाएंगे। ये मेरे क्या कहलाएंगे? एसेट कहलाएंगे। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइजेस, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी और इंटरप्राइजेस। तो एसेट क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है जो किसने ओन्ड कर रखी है? मेरे बिजनेस ने ओन कर रखी है। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है? मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। क्लियर है? एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। तो अगर मैं बात करूं एसेट क्या है, एसेट वो चीज है जो मुझे मतलब बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए यूजफुल है, मतलब वो उसकी वजह से, मतलब उन चीज़ों की वजह से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे। इकोनॉमिक्स बेनिफिट मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ों वाली बात, कि मतलब मुझे अल्टीमेटली मैं उससे पैसा कमा पा रहा हूँ फ्यूचर में, तो वो मेरे कहलाएंगे एसेट्स। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर बात करूँ कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल, ये सारे क्या है मेरे? ये मेरे एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है? अब एसेट्स को कई लोगों ने और डिफाइन किया। उन्होंने क्या बोला कि भाई एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। एसेट क्या है मेरा? एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या राइट है विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। एसेट क्या है? एक तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट है। मतलब सपोज करो, मैं आपको कैसे समझाता हूँ। एक मशीन आपने खरीद के लाई, तो मशीन क्या है आपकी? मशीन आपकी एसेट कहलाएगी। अब मशीन से आप करोगे क्या? आपने 5 लाख रुपए लगाए मशीन में और आप उसको लेकर आए, आपने कंपनी में इंस्टॉल कर ली। अब उससे आप कर रहे हो प्रोडक्शन। आप उससे क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे माल बना रहे हो। आपने माल बनाया, माल बना के बेचा और पैसा कमाया। ठीक है? मतलब प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया आपने। तो हुआ क्या? आपने एक मशीन लेकर आए, वो आपको क्या कर रहा है? वो क्या सिर्फ 1 साल ही बेनिफिट देगा? नहीं, वो आने वाले 4-5 साल तक आपको बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि आप 1 साल तो मशीन चलाओगे नहीं, कम से कम 5-6 साल तो चलाओगे ना मशीन, या उससे ज़्यादा भी चला सकते हो या उससे कम भी चला सकते हो। ये तो कोई निश्चित नहीं है कि भाई कितने दिन चलेगी मशीन, या कई जगह डिफाइंड होता है कि हाँ ठीक है जी हम इतने दिन मशीन चलाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है? एसेट एक वो चीज़ होती है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं, और आप उनको बोल सकते हो कि एसेट एक राइट भी हो सकता है। राइट कैसे? जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया कि भाई डेटर है, डेटर को आप, जो आपका डेटर है वो उससे क्या है? आपके पास अधिकार है ना, आपने उसको माल बेचा है, अब आपके पास अधिकार आ गया कि जी मैं उससे पैसा फ्यूचर में ले सकूं। क्लियर है? अगला, प्रॉपर्टी और लीगल राइट टू विच मनी कैन बी अटैच। एसेट क्या है? एक प्रॉपर्टी है और एक लीगल राइट है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? मनी जुड़ी हुई है। क्लियर है? और एक बात एक किसी राइटर ने बोला है कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब एसेट एक वैल्यूएबल रिसोर्स है आपका, जो आपने एक्वायर किया है किस में? मनी कॉस्ट में, जो कि आप मेजर कर सकते हैं मनी कॉस्ट में। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि भाई एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली चीज, एसेट क्या होता है? एसेट ओन्ड करता है बिजनेस। एसेट किसका है? बिजनेस का।
इसके ये दो फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल फॉर्म में और इनटेंजिबल फॉर्म में। टेंजिबल मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जो दिखते नहीं है, मतलब राइट हो गया, किसी पे अधिकार आपका कि हाँ भी आप उससे पैसा ले सकते हो या बेनिफिट ले सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, आज नहीं मिला लेकिन बाद में मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो कोई चीज़ छूने वाली तो है नहीं, इसको देख नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हो कि हाँ भाई ये मेरा बेनिफिट है, मुझे एक अधिकार मिल गया, लीगल राइट है मेरे पास। तो ये जो राइट्स होते हैं ये सब क्या है, ये इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं हमारे, ये लेकिन होते तो हमारे एसेट्स ही हैं। क्लियर है। और इनके साथ एक वैल्यू अटैच है कि ये मुझे एक वैल्यू, मतलब आप इसको वैल्यू में मेजर कर सकते हो। और लास्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने भी बताया कि आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो। क्लियर है। एसेट्स को इन्होंने कितने भागों में बांटा? एसेट्स को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला नॉन करेंट एसेट, दूसरा करंट एसेट, तीसरा फिक्टिशियस एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है? नॉन करेंट एसेट्स होता है वो एसेट्स जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रख रखे हो, या आपने अपने बिजनेस में, मतलब बेसिकली क्या है, आपने, आपका बिजनेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, या आप सर्विस देते हैं, जैसे सीए है, सीए के पास अपने एसेट्स हो सकते हैं। कैसे एसेट्स हो सकते हैं? जैसे उन्होंने कंप्यूटर खरीद रखे हैं, फर्नीचर खरीद रखे हैं, उनके पास बहुत बड़ा सर्वर हो सकता है, ठीक है, एसी हो सकते हैं उनके ऑफिस में, टेबल फर्नीचर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये उनके एसेट्स हैं। और ये एसेट्स कौन से नहीं चल गए, ये क्या उनको बेचने के लिए लाए हैं? नहीं, ये वहाँ पे उनको यूज़ करने के लिए लाए हैं ताकि वो अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा। जितने ज़्यादा आज सीए के पास जितने ज़्यादा कंप्यूटर हैं उतने ज़्यादा काम करने वाले रख सकता है वो। बिना कंप्यूटर के क्या करेगा, हाथ से आज के टाइम पे कौन काम करता है, ठीक है। या आपने कोई लैंड ले रखी है, लैंड आपने बेचने के लिए लाए, लेकिन उसको क्या आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो? नहीं, बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे, आपने उसको रख रखी है ताकि कल को जब प्राइस बढ़ जाएगा तब मैं उसको बेचूंगा, ठीक है। तो एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड कर रखे हो, या आपने उनको रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखा हो, अपने ऑपरेशन में यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, और ये आपने रखे हुए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मतलब आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब लैंड है, लैंड आपने लंबे समय तक रखी है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ज़्यादा। जब वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जब आपको आज आपने 10 लाख की खरीदी, 10 साल बाद 1 करोड़ की होगी, तो 1 करोड़ रुपये में तो 90 लाख का फायदा हो गया आपको सीधा सीधा। एग्जाम्पल क्या है? फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन, एडवांस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने मशीनरी का एग्जांपल लिया था, मशीनरी क्या है हमारी? मशीनरी हमारी फिक्स एसेट है, उसको कंप्यूटर है, ये हमारे फिक्स एसेट है, ठीक है, क्योंकि इनसे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। फिक्स एसेट्स में भी फर्दर डिवाइड हुआ 2 भागों में। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम फिजिकल, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्लियर है। अगला है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होता है? विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग द एसेट इनटू कैश विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये सब एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जिनको हम इजीली शॉर्ट पीरियड, कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे डेटर्स, जिनसे मतलब जिनको हमने उधार माल बेचा है, उनसे हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ सकता है। बैंक हो गया हमारा, स्टॉक हो गया हमारा, मतलब जो हमारे पास माल बिका नहीं है वो हमारे पड़ा है, उसको अगली साल हम बेच के पैसा कब ले आएंगे, 12 महीने के अंदर अंदर हम पैसा ले सकते हैं उसमें से, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे, ये सारे के सारे मेरे करंट एसेट्स के अंदर फॉल करते हैं। और लास्ट है मेरा फिक्टिशियस एसेट्स। ये कौन से एसेट्स होते हैं? ये वे एसेट्स होते हैं जो कि ना कि टेंजिबल होते हैं ना कि इनटेंजिबल होते हैं। बेसिकली जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ इसमें कि सपोज आपने कोई खर्चा किया, आपने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया, ठीक है। अब उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको इस साल तो मिलेगा, मतलब इस साल तो उस एडवर्टाइजमेंट से आपके पास लोग आएंगे, लेकिन आने वाले 10 सालों तक आपको उस एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो खर्च, उस तरह का खर्चा
जैसे ये सब क्या है, ये खर्चा जो आपने किया है ये कहलाएगा आपका फिक्स टीटीएस एसेट, मतलब उस साल आप इसको लेके जाओगे अपनी बैलेंस शीट में। तो मैं इसको पढ़ता हूँ एक बार। विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इंकर्ड बट इन मोर देन 1 ईयर। मतलब जैसे कोई आपको लॉस हो गया, ठीक है, या आपने कोई खर्चा कर दिया जो कि इस साल में नहीं रिटर्न ऑफ हो रहा, वो आने वाले सालों में रिटर्न ऑफ होगा, क्योंकि आप उस खर्चे का बेनिफिट इस साल तो उठा ही रहे हो, लेकिन आने वाले सालों में भी उठाओगे। तो जितना जितना बेनिफिट उठाते जाओगे उतना उतना उसको रिटर्न ऑफ करते जाओगे, मतलब उसको खत्म करते जाओगे। तो एग्जाम्पल में क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारे मेरे क्या हैं, ये मेरे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर मैं एसेट की बात करूं, अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स हमारे क्या हैं, प्रॉपर्टी है, कंपनी मतलब हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसे बताया हुआ है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी होती है, ये मेरे बिजनेस ने रखी होती है, उनके पास होती है, या प्रॉपर्टी या राइट कह लो इसको। क्लियर है। कंपनी लॉ में एसेट्स की 2 प्रकार से बांटा गया है एसेट्स को। पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। बिल्कुल सेम लाइन पे है हमारा जैसे करंट लाइबिलिटी था। इसके भी 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि भाई 4 क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे आप तो आपके करंट एसेट्स बन जाएंगे, अदरवाइज ये नॉन करंट एसेट बनेंगे। तो क्राइटेरियाज क्या है, पहला एक्सपेक्टेड टू रियलाइज कंज्यूम सेल इन ऑपरेटिंग साइकिल। आप इसको रियलाइज कर सकते हो, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, कंज्यूम कर सकते हो, मतलब जैसे आपने अपने बिजनेस में ही लगा दिया इसको, या इसको बेच दो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल पता है मतलब, ठीक है। हेल्ड फॉर ट्रेड पर्पस, आपने ट्रेड पर्पस से रखा हुआ है। ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, आपने मतलब जो भी आपका एसेट है वो आप 12 महीने के अंदर अंदर ही सेटल कर लेते हो, मतलब जो आपको पैसा लेना है डेटर से वो आपने 12 महीने के अंदर अंदर ही ले लिया, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू बी सेटल अ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। मतलब क्या है कि भाई आपने मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ आती हैं, लेकिन अगर आपने उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है कि आप उसको सेटल नहीं कर सकते 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो सारी आपकी नॉन करंट में चली जाएगी। और इसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी बची तो वो तो मेरी नॉन करंट है ही है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर इस पिक्चर को मैं समराइज करूं कि एसेट्स क्या है, अगर मैं इस पिक्चर को समराइज करूं कि एसेट्स क्या है, एसेट्स वो चीज़ है, मतलब वो प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी ने ओन्ड कर रखी है ताकि वो उससे फ्यूचर में बेनिफिट कमा सके, उससे फ्यूचर में बेनिफिट उठा सके, चाहे वो राइट हो, मतलब कोई अधिकार हो कंपनी के पास। अल्टीमेटली एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो बिजनेस को क्या देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। क्या देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं, जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।